हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसे हम निम्न टॉपिक्स में देखेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड इसकी डिस्कवरी के बारे में, थर्ड है शेप एंड साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है और उनका साइज़ क्या है। फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये क्या होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है न्यूक्लियर इनवेलप, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा होता है न्यूक्लियर रेटिकुलम और चौथा होता है न्यूक्लियोलस। उसके बाद हम देखेंगे द न्यूक्लियर इनवेलप एंड ट्रैफिक बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एंड लास्ट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप एंड न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियस है उन्हें डिटेल में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो उनका शेप, साइज़ एंड जो भी उनका स्ट्रक्चर है वह कैसे होता है। में पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जो न्यूक्लियस होता है वह क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या होती है, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, क्योंकि यह इनमें जो न्यूक्लियस होता है वह क्या होता है, डेवलप्ड नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें अगर हम देखें तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होगी वह क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है, और इनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिनमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार के जो भी यानी जो जेनेटिक समस्त जो जेनेटिक मटेरियल्स होती है वह कहाँ होंगी, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा इनमें विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाती हैं। जो न्यूक्लियस होता है वह क्या होता है, इस जो सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड जो प्रोटोप्लाज्म का एक डेंसली स्फेरिकल और जो कलर्ड पार्ट होता है वह क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, यानी जो स्फेरिकल होगा और जिनके अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जेनेटिक मटेरियल्स होती हैं वह प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं जो जेनेटिक मटेरियल्स यानी जो डीएनए प्रेजेंट होता है उन्हीं में क्या होती हैं, जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो इनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और जो क्लोरोप्लास्ट हो गया उनमें भी क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। इसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। जो न्यूक्लियस होता है वह सेल्स का इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी कि जो भी सेल्स की विभिन्न एक्टिविटीज़ होती है वह इनमें इन्वॉल्व होगी, और जो न्यूक्लियस होता है वही जो सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं, मास्टर सेल ऑर्गेनेल। तो इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वह क्या करता है, सेल के एक कंट्रोलिंग सेंटर के रूप में काम करेगा, जो पूरी जो सेल्स होती है उनके जो भी फंक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को, और यानी इस जो सेल्स होती हैं इनके प्रॉपर फंक्शंस के लिए आवश्यक होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होती है उनमें विभिन्न प्रकार की प्रोसेस होती है, जैसे क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग। जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन और जो आरएनए प्रोसेसिंग होता है वह क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है यानी जिससे जो प्रोटीन्स बनता है वह क्या होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो जो बाकी प्रोसेस है वह क्या होंगी, न्यूक्लियस में होंगी, और उसके बाद जो ट्रांसलेशन होगा वह क्या होगा, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं स्टोर हाउस ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। तो जो न्यूक्लियस होता है वह क्या होगा, विभिन्न हेरिडेटरी कैरेक्टर्स क्या हो सकती हैं, जो भी विभिन्न कैरेक्टर्स जो शो होती हैं, जैसे क्या हो गया, आई का कलर हो गया या हमारे जो भी स्किन का कलर हो गया। तो ये सभी कहाँ से आती हैं, जो पेरेंट्स होती हैं उसे कहाँ जाएंगी, ऑफ स्प्रिंग में जाएंगी।
तो जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होती हैं तो उनके लिए जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, डीएनए में, और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वह हेरिडिटी कैरेक्टर्स का स्टोर हाउस होता है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होंगी, इनहेरिटेंस होंगी, और उनमें क्या होती है, इनका कैरेक्टर शो होता है। तो इनमें जो जीन्स होंगी उन्हीं के आधार पर ही क्या होता है, इनमें कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, यानी यहाँ एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन्स हैं उनमें जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैच्योरिटी पर कुछ जो यूकैरियोटिक सेल्स जैसे आइलैंड्स हो गए, जो मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स हैं, और जो हायर प्लांट्स की जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनमें क्या होती है, न्यूक्लियस की कमी पाई जाती है। अब जो न्यूक्लियस, जो अधिकांश प्लांट सेल्स होंगी और जो भी एनिमल सेल्स होंगी, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस की संख्या होती है वह हमेशा क्या होती है, एक ही होती है। तो यदि न्यूक्लियस एक प्रेजेंट होगा तो उसे हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं, और एक से अधिक होता है तो उसे बाइन्यूक्लिएट कहते हैं, या फिर इसे हम कहेंगे मोनोकैरियोटिक सेल्स। तो अधिकतर जो सेल्स होती है प्लांट या एनिमल सेल्स में तो वो क्या होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। कुछ में अगर हम देखें जैसे क्या हो गया, पैरामीशियम सेल्स हो गया, और जो कार्टिलेज लीवर सेल्स होती है वह क्या होती है, बाइन्यूक्लिएट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है उनमें क्या होती हैं, जेनेटिक मटेरियल्स हैं जो क्या हो रहे हैं, विभिन्न आनुवांशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करती है। तो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस होंगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स डेवलपमेंट। तो इस तरीके से जो कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट है उसके लिए भी यह क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी और जो भी उनमें प्रोसेस होती हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो गई, आरएनए प्रोसेसिंग की प्रोसेस हो गई, यह सभी न्यूक्लियस में होता है और यह सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। इसकी डिस्कवरी हम देखेंगे तो इसे सबसे पहले जो रॉबर्ट ब्राउन नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है वह 2 फेजेस में एग्जिस्ट करेगा, यानी फर्स्ट होता है इंटरफेज या मेटाबॉलिक फेज। जो इंटरफेज न्यूक्लियस होती है उसे हम मेटाबॉलिक न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि यह जो सेल्स की समस्त जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उन्हें क्या करती है, कंट्रोल करती है। और एक होता है डिवीज़न फेज। तो न्यूक्लियस को अगर हम देखेंगे तो इनमें क्या होती है, एक यूनिक फीचर होती है, यानी जो न्यूक्लियस होता है वह क्या होता है, जब सेल डिवाइड होना होता है तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वह क्या होगा, डिसेंबल हो जाएगा, डिससेंबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जैसे ही डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर से यह क्या हो जाती है, रिफॉर्म्स हो जाती हैं। तो यह इनमें क्या है, यूनिक फीचर है जो इनका शेप से यानी यह डिसेंबल हो जाएगा। जो भी न्यूक्लियर इन्वेलप होंगी वह डिवीजन के समय क्या हो जाती है, डिस्पेयर हो जाती हैं, और फिर से जब सेल डिवाइड हो जाता है तो जो भी डॉटर सेल्स होती है, यानी एक सेल से इससे डिवाइड होगा तो जो भी डॉटर सेल्स बनेगी उनमें फिर से पुनः जो न्यूक्लियस होता है वह बन जाता है। इनके जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती हैं वह सब क्या होती हैं, डेवलप हो जाती है। तो यह क्या होता है, इनका यूनिक फीचर है। यानी न्यूक्लियस 2 फेज में देखने को मिलेंगे। इंटरफेज क्या होता है, या मेटाबॉलिक फेज, यह सेल डिवीज़न की पहले की अवस्था होती है, यानी जिसे हम रेस्ट फेज भी कहते हैं, यानी जब सेल क्या होता है, डिवाइड नहीं हुआ होता है। तो इस समय जो सेल का शेप होता है वह क्या होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होगा, और इस तरीके से राउंडेड होता है, राउंडेड शेप में होता है। और जो डिवीज़न फेज होती है, सेकंड होता है डिवीज़न फेज, जब सेल क्या होती है, डिवाइड होने
स्टार्ट कर देती हैं। और जो न्यूक्लियस होती है उनके विभिन्न पार्ट्स क्या होते हैं, यानी वो डिवाइड होती हैं और ये क्या होती है, डिसअपियर। कुछ जो भी उनमें है न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया और जो भी कुछ जो पार्ट्स होती हैं वह क्या होती हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी और फिर न्यूक्लियस के डिवाइड होते ही क्या होती हैं, फिर से बन जाती हैं। और जो इनका साइज़ होता है वह क्रोमोसोम्स की जो नंबर होती हैं उनसे क्या होता है, रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में वो क्या होता है, इस तरीके से राउंडेड होता है। और अगर इसका जो एक टिपिकल न्यूक्लियस है उसका अगर डायमीटर अगर हम देखें तो ये क्या होता है, 5 से 25 म्यू माइक्रोन होता है। अगर न्यूक्लियस के ड्राई वेट के आधार पर अगर हम देखें तो इनमें क्या होती है, प्रोटीन 70% होती है, जो फॉस्फोलिपिड्स होती है वह 3 to 5%, डीएनए 10% और जो आरएनए होती हैं वह 2 से 3% होती हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है वह 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होगा न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर यह क्या होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है। फिर है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद है न्यूक्लियर रेटिकुलम। और फिर होता है न्यूक्लियोलस। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियस होता है वह 4 पार्ट्स से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया इनर वाला, इनर मेम्ब्रेन, या आउटसाइड में है या आउटर मेम्ब्रेन, या दोनों किसके भाग हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। और इनमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उनमें इस तरीके से पोर्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। और ये क्या है, क्रोमेटिन। और यह जो पूरा भाग है यह क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वह क्या होता है। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है यह क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिनमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और इनका नेचर कैसा होता है, लिपोप्रोटीनस नेचर का होता है। यानी जैसे अगर हम देखते हैं कि जो सेल्स होती है तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह क्या होती है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। उसी तरीके से जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वह भी क्या होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। और यह क्या करता है कि जो न्यूक्लियर के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होती है उन्हें इस साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, यानी उन्हें क्या करेगा, अलग अलग रखेगा। जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होंगी वह क्या होंगी, न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक क्या होगा, जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म ये वाला भाग क्या है, यह साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच जो भी इंटरेक्शन है उसे रेगुलेट करने का काम करता है कौन, न्यूक्लियस। अब इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वह कैसे बनता है। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वह किसके डेरिवेटिव्स होती हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनके डेरिवेटिव्स हैं। यानी जब जो सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न क्या होगी, सेल डिवीज़न के समय यानी जो माइटोसिस की क्रिया होती है तो इसकी जो टेलोफेज स्टेज होती है इसमें क्या होता है कि जो भी क्रोमेटिन होंगी उसके जो भी क्रोमोसोम्स हैं इनके चारों ओर ER इस तरीके से आकर एकत्रित हो जाता है और क्या बना लेता है, न्यूक्लियर इन्वेलप बना लेता है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डेरिवेटिव्स हैं और जो इनका फंक्शंस भी होता है वह किसके सिमिलर होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनके सिमिलर होता है। और यह किससे बना होता है, जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं उनसे मिलकर
बना होता है। इसमें अगर हम इसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है यह क्या होगी, 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। पहला होती है यह है आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर साइड वाला मेम्ब्रेन क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है इनके बीच का स्पेस क्या कहलाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो पेरी न्यूक्लियर जो स्पेस होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 20 नैनोमीटर होती है। तो जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है उसकी चौड़ाई कितनी है, 20 नैनोमीटर होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है तो इसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसमें हम देखेंगे तो क्या होती है, विभिन्न पोर्स, जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होती है वह प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस में विभिन्न बहुत सारे क्या हो सकते हैं, पोर्स क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वह किससे जुड़ी होती है, अगर इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जो इनका आउटर मेम्ब्रेन है वह इस तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जुड़ा हुआ होता है, जिनमें क्या प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से राइबोसोम होती हैं। तो ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। तो इनके जो बीच का स्पेस है वह किससे जुड़ा हुआ है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन होता है उससे जुड़ा होता है। और इसके जो फंक्शंस होती है वह भी क्या होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान होती है। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वह पूरे जगह में नहीं है, तो जहाँ पे इस तरीके से क्या होते हैं, बीच बीच में पोर्स पाए जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो भी डीएनए होंगे, प्रोटीन्स होंगी, जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होती हैं उनके एक्सचेंज को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। यानी इसके थ्रू ही जो भी मॉलिक्यूल्स होंगी वह इसके अंदर जा सकते हैं और क्या होंगे, बाहर आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वह भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरह ही कार्य करता है। यानी जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होंगी उसे ही अंदर आने देगा, एक बैरियर के रूप में काम करता है। जैसे कि जो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं वह क्या होती हैं, इसके थ्रू जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होती है, यानी ये वाला भाग जो क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो जो स्मॉल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं वह आसानी से इनमें क्या होती हैं, डिफ्यूज हो सकती हैं। लेकिन जो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो प्रोटीन्स हैं, डीएनए हैं, तो इन सब के एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स रेगुलेट करता है। इसके ही थ्रू ही जो भी मॉलिक्यूल्स होंगी वह न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में इस तरीके से आ जा सकेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद आगे हम देखते हैं न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वह किससे जुड़ी होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनसे इस तरीके से क्या होती है, जुड़ी होती है। इसमें देखेंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वह कैसे इस तरह जुड़ा हुआ है, लेकिन जो इनकी इनर मेम्ब्रेन होती है उनके इनर साइड में कुछ स्पेसिफिक कुछ प्रोटीन्स होती हैं, यूनिक प्रोटीन्स होती हैं, जो भी न्यूक्लियस के लिए क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है उसकी इनर मेम्ब्रेन एक फाइब्रस प्रोटीन की लेयर से इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं, न्यूक्लियर लैमिना। अब न्यूक्लियर लैमिना क्या है, यह फाइब्रस एक मैश वर्क होता है जो इनर मेम्ब्रेन के नीचे, जो इनर मेम्ब्रेन है उससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, मैश वर्क।
फाइब्रस मेशवर्क होता है और यह विभिन्न प्रकार के जो भी प्रोटीन्स होती हैं, एक से अधिक डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिससे प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, लैमिन्स कहते हैं। और यह नेचर में कैसा होता है, यह एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो जो न्यूक्लियर लैमिना होती है वह क्या करती है, जो न्यूक्लियस होती है उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उससे जुड़ी होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से एक मैश वर्क के समान होता है, मैश वर्क होता है। और जो न्यूक्लियर लैमिना होती है वह क्या है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, डीएनए बाइंडिंग, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं और विभिन्न कंडीशंस में ये क्या होती हैं, डिसेंबल भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से उसका इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। न्यूक्लियर लैमिना के बाद अगर एक और हम देखते हैं न्यूक्लियर ब्लैबिंग क्या होता है। जो न्यूक्लियर ब्लैबिंग होता है वह क्या होती हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, न्यूक्लियर ब्लैबिंग। यह क्या है, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उनका वह रीजन जो ब्लैबिंग शो करता है वह क्या होता है, राइबोसोम से फ्री होता है। और इसे सबसे पहले किस में ऑब्जर्व किया गया था, जो रैट होती है उनकी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल होती है उनमें, एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल होती है उनमें, और जो ह्यूमन फीटस के लंग सेल्स होती हैं उसमें इन्हें ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उनके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होती है वह क्या कर, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वह क्या करेगी, जो भी सेल होती है उनके न्यूक्लियस में जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होंगे उन्हें साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम करती है। इस साइटोप्लाज्म से क्या करती है, अलग रखती है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है उनमें क्या होती है, न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। और जो न्यूक्लियर पोर्स होंगी वह क्या करती हैं कि जो भी माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन्हें न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर आने जाने में उनके ट्रांसपोर्ट में क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म के विभिन्न स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होती हैं, जैसे हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, तो इनके अटैचमेंट के लिए क्या करती है, एक सरफेस प्रोवाइड करती है। एक सरफेस क्या होगा, प्रोवाइड करेगी, जहाँ पे आगे जो भी यह स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होती हैं वह क्या करते हैं, अटैच हो सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं जो द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड ट्रैफिक बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वह क्या करती है, यह न्यूक्लियर इन्वेलप है, यह क्या करेगी, जो भी न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल्स होंगी और जो साइटोप्लाज्म है उनको क्या करता है, सेपरेट करता है और एक बैरियर के रूप में काम करता है। यानी जो भी मॉलिक्यूल्स होंगी उनके फ्री पैसेज को रोकता है, यानी यह सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि जो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं वह आसानी से डिफ्यूज़ हो सकती हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स जो क्या होती हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू आती है। यानी सभी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही आएंगी, लेकिन कुछ आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं और कुछ के लिए क्या होती हैं, एनर्जी लगती है। तो इसमें क्या होता है कि यह क्या करता है, जो विभिन्न माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगी, डीएनए प्रोटीन जो भी हैं उनके एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। इसमें जो इनका सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है यह क्या करेगा, जो भी यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन है उनके रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके थ्रू ही क्या होती हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होती हैं वह आसानी से आ जा सकती हैं, किसके बीच, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में। न्यूक्लियर
पोर कॉम्प्लेक्स। तो हमने देखा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है उनमें विभिन्न पोर्स प्रेजेंट होती है जिनकी सहायता से जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें हम देखते हैं ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन या बीच वाला पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और इनर साइड में क्या है, इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, लैमिना। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है तो इनके बीच में ही पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका डायमीटर अगर हम देखेंगे तो 120 nm होता है और जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वह 125 मिलियन डाल्टन होता है, जो कि जो राइबोसोम के साइज़ का लगभग 30 गुना होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होती है उनमें क्या होती हैं कि जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होती हैं वही न्यूक्लियस के अंदर जा सकती हैं और बाहर जा सकती हैं। तो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होगी उनमें दो मैकेनिज्म के द्वारा क्या होती है, इनका ट्रांसपोर्ट होता है। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें जो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं वह क्या होती हैं, आसानी से इस तरीके से इसके थ्रू डिफ्यूज हो सकती है। लेकिन जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होती हैं जैसे आरएनए या कोई भी प्रोटीन्स होती हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसमें एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, जो एनर्जी के थ्रू क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये क्या होंगी, दो तरीके से इन दोनों के मध्य इनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिनमें एक सेंट्रल क्या है, एक सेंट्रल ट्रांसपोर्टर है। तो एक सेंट्रल चैनल के चारों ओर एक 8 फोल्ड सिमेट्री ऑर्गेनाइज्ड होती है, 8 फोल्ड सिमेट्री, 8 फोल्ड सिमेट्री ऑर्गेनाइज्ड होती है, यानी जो सेंट्रल चैनल होता है उसके चारों ओर क्या होती हैं, 8 स्पोक्स प्रेजेंट होती हैं। और यह क्या होंगी, जो भी आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर और जो इनर मेम्ब्रेन होती हैं उनके बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होती है। इनमें अगर हम देखेंगे तो एक साइटोप्लाज्मिक रिंग होता है जो साइटोप्लाज्म की ओर होगा, और ये क्या होगा, एक रिंग जो क्या होता है यानी जो न्यूक्लियस की इनर साइड में होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग कहते हैं। ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। इनमें एक क्या होता है, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर भी इस तरीके से दिखाई देता है। तो जो सेंट्रल ट्रांसपोर्टर होता है वह क्या करता है कि जो भी प्रोटीन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वह सेंट्रल ट्रांसपोर्टर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर आएगा और न्यूक्लियस से बाहर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होती है उनके अंदर क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए प्रोसेसिंग होती है। तो जो भी एमआरएनए बनता है वह क्या होता है, बाहर आएगा, तभी तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो यह किसके थ्रू बाहर आएगा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। और जो न्यूक्लियस के फंक्शन के लिए यदि विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं उनकी आवश्यकता होती है तो यह साइटोप्लाज्म के द्वारा भी किसके थ्रू जाता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाता है। तो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है वह क्या करेगा, जो आरएनएस होंगी या जो भी प्रोटीन्स होंगी उन्हें पहले रिकॉग्नाइज करता है कि इसे ले जाना है या नहीं, उसके आधार पर ही सिलेक्टिव ही जो भी मॉलिक्यूल्स होंगी उन्हें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है। तो मेन रूप से जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है यह ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उसमें जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है वह लगभग 50 to 100 डिफरेंट जो प्रोटीन्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। और जो इनके सेंट्रल चैनल का जो व्यास होता है वह क्या होता है, लगभग 40 nm होता है, जिसके थ्रू आसानी से सभी जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होती हैं वह क्या होती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। तो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वह क्या करेगा, विभिन्न मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। और यह किस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले करती है, क्योंकि यह जो स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल्स होती हैं केवल उन्हीं का ट्रांसपोर्ट करती है, जो अनावश्यक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अंदर न्यूक्लियस के अंदर या उसके बाहर जाने नहीं देती। तो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और सेंट्रल ट्रांसपोर्टर के थ्रू इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। जो भी यानी जो विभिन्न जो मॉलिक्यूल्स हैं वह डिफ्यूज भी हो सकते हैं और किन्हीं के एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ही इन्हें न्यूक्लियस के अंदर आता है। आगे है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो यह सेकंड जो न्यूक्लियस है उसका सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर शेप भी कहते हैं। न्यूक्लियर शेप या इसके और कह सकते हैं कैरियोलिम्ब। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वह क्या है, जैसे अगर हम देखेंगे कि यह जो सेल होती है उसके अंदर का भाग साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है तो इनका जो पूरा भाग होता है वह क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। जो न्यूक्लियोलस होती हैं और जो न्यूक्लियर इनवेलप होती है उनके बीच वाले भाग को क्या कहता है, फिलअप करता है। यह क्या होता है, एसिडोफिलिक, सेमी सॉलिड, ग्रेनुअल, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस है या मैट्रिक्स, तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिनमें विभिन्न जो क्रोमेटिन फाइबर्स होती हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेनुअल्स होती है, न्यूक्लियोलस होती है, इन्हीं में होती हैं। जो सेल का या पूरा भाग जो फिलअप है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो सेल के न्यूक्लियस का या पूरा भाग जो फिलअप है जो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और इसी में जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होती है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं और जो न्यूक्लियोलस है, सभी इन्हीं में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रेटिकुलम या जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेट भी कहते हैं। तो यह क्या होता है, जैसे अगर हम देखें जो न्यूक्लियस है दो फेज में, एक इंटरफेस होता है, एक डिवीज़न फेज होता है। तो जो इंटरफेस होती है उनमें इस तरीके से क्या होता है, एक नेटवर्क होता है क्रोमेटिन का, जिसे क्या हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रेटिकुलम या क्रोमेटिन नेट कहते हैं। जो क्या होती है, डिवीजन फेज के समय इस तरीके से सिकुड़ कर क्या बना लेती है, क्रोमोसोम्स बना लेती है। तो जो क्रोमेटिन होता है वह क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है। किससे मिलकर बना होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होती हैं और जो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होती हैं वह विभिन्न प्रकार के अपने से रिलेटेड जो भी हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं उनसे मिलकर क्या बनाती हैं, क्रोमोसोम्स बना लेती हैं, जो डिवीज़न के फेज में इस तरीके से देखने को मिलता है। इसमें अगर हम देखें कि जो क्रोमेटिन नेट होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। पहला होता है यू क्रोमेटिन और सेकेंड होता है हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो यू क्रोमेटिन होता है वह क्या होता है, इस तरीके से स्प्रेड होगा और क्या होगा, हल्के कलर का होता है। और यू क्रोमेटिन अगर हम देखें तो यह दूर दूर होते हैं, यानी इस तरीके से। और यह क्या होती है, जेनेटिकली एक्टिव होती हैं। लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वह क्या होता है, गाढ़े कलर का दिखाई देता है। और यह क्या होता है, इस तरीके से कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है जो इनएक्टिव होता है। जो डिवीजन यानी जो इनएक्टिव अधिकतर क्या होता है, इनएक्टिव होता है। न्यूक्लियोलस के बारे में, न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, यानी जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें इस तरीके से क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती हैं। और इनकी जो संख्या है वो स्पीसीज़ पर और क्रोमोसोम्स के नंबर पर क्या होती है, डिपेंड करती है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और सबसे पहले इसे किसने डिस्कवर किया था, जो फॉन्टाना थे उन्होंने डिस्कवर किया। और न्यूक्लियोलस जो टर्म है वो बाउमेन ने दिया था। जो न्यूक्लियस होती है वह नॉन मेम्ब्रेनस होती है। और जो इनका साइज़ है वह किस पे डिपेंड करता है, जो सेल की सिंथेटिक एक्टिविटीज़ होती है उन पे डिपेंड करता है। नंबर सम स्पीसीज़ पर डिपेंड करता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो Ca2+ आयंस होता है यह क्या करता है, जो न्यूक्लियोलस का इंटैक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे मेंटेन करने का काम करता है।
तो न्यूक्लियोलस को हम देखेंगे तो यह मेन किससे मिलकर बना होता है, जो आरएनए होती हैं और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन में क्या हो सकती हैं, फास्फोप्रोटीन्स, और जो आरएनए है वह क्या है, कंपोजिशन में एक बेस सीक्वेंस के रूप में काम करता है। और इनमें विभिन्न प्रकार क्या होती हैं, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती हैं। यह 4 यानी जो भी इनमें जोन्स होती हैं वह उनमें डिवाइड होता है। न्यूक्लियोलस होती है, इनमें 4 जोन होते हैं। पहला होता है ग्रेनुलर जोन, सेकेंड है फाइब्रिलर जोन, थर्ड है पास एमोफा, और फोर्थ है न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो पहला होता है ग्रेनुलर जोन। तो जो ग्रेनुलर जोन्स होता है वह क्या होता है, इस तरह परिधि की तरफ होता है। इसमें यानी जो परिधि की तरफ है यह क्या है, ग्रेनुलर जोन, जिसमें जो क्या किससे बना होता है, प्रोटीन्स और जो आरएनए होती हैं उनका 2:1 होता है, इनसे मिलकर बना होता है। इसके बाद इसे जो ग्रेनुलर जोन है उसे हम न्यूक्लियर राइबोसोम के रूप में भी जानते हैं। सेकेंड है फाइब्रिलर जोन या न्यूक्लियोनियमा भी इसे कहते हैं। यह क्या है, फाइब्रिलर जोन, जिनमें विभिन्न क्या होते हैं, फाइब्रिल्स पोर्शंस होती हैं, आरएनए फाइब्रिल्स होती हैं। थर्ड है पास एमोर्फा या एमोर्फस जोन, जिसे हम कहते हैं। यह क्या है, पास एमोर्फा। तो जो पास एमोर्फा होती है उनमें जो स्कैटर्ड फाइब्रिल्स होती है उनके साथ साथ प्रोटीन ग्रेनुअल्स भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद फोर्थ हम देखते हैं न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो जो न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन्स यानी इनमें जो फाइब्रिलर जोन है और जो ग्रेनुलर जोन है उनके प्रीकॉर्सर्स होती हैं, इनके प्रीकॉर्सर्स होती हैं। और क्रोमेटिन जो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन, जो इस तरीके, ये क्या है, पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन, और ये क्या है, इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से 4 जोन्स में डिवाइड होता है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियोलस है उसके क्या क्या कार्य हैं, जैसे कि आरएनए सिंथेसिस में जो न्यूक्लियोलस होती है उससे जो भी जुड़े हुए क्रोमेटिन होती हैं तो उनमें लिए आरआरएनए के लिए क्या करते हैं, कोड करते हैं, उनके सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। सेकेंड है बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम, यानी जो राइबोसोमल सब यूनिट के असेंबली के लिए क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियोलस रहता है यह भी विभिन्न जो भी प्रोसेस है उनमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, और ये इनके लिए क्या होती है, सेल के जो न्यूक्लियस है उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इनका जो डायग्राम है वह अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।